हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो ये ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो परफेक्टली आयनिक या फिर कोवलेंट क्रिस्टल होता है, अगर वो 0 डिग्री केल्विन पे, ये मान लेते हैं हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है एक, ये मान लो यहाँ पे 0 केल्विन पे है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन लोअर एनर्जी स्टेट, बहुत ही लो एनर्जी स्टेट में होंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, मान लो 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट से एक हायर एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई कर लेंगे, हायर एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, जैसे कि हमने कल भी देखा था ये, तो ये मान लेते हैं ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन जो होता है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है? 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसे करके ये हमने इसके 4 बॉन्ड बना दिए। तो ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल के लिए प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, इसको थर्मल एनर्जी मिली। ये क्या करेंगे, इन कोवलेंट बॉन्ड्स, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, मतलब क्या है, होल बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा ना, वो क्या करेगा, वो उस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो उनको होल बोल देते हैं। ये जो होल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होता है, उसकी जगह होल बनता है, तो उस होल, जो होल बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाएगा और होल पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, होल और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं क्रिस्टल के अंदर, उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस बोला जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस को लेके, बट है जो है वो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए। अब हम एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, वो इक्वल होती है। लेकिन जो होल्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं उसमें अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जैसे हमने कल डोपिंग की थी, ठीक है। तो अगर हम किसी, मान लो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, उसके अंदर 13 या फिर 15 वाले की इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की, इलेक्ट्रॉन की वजह से जहाँ पे भी कंडक्टिविटी बढ़ रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस बोलेंगे, ओके। तो अब हमें पता है सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है या फिर कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, ठीक है। जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सॉलिड है, हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो हमारा जो सॉलिड है वो कंडक्टेंस शो करेगा। लेकिन जो कुछ आयनिक सॉलिड होते हैं, कुछ जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके अंदर तो आयन्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन जो होती है आयन्स की वजह से होती है। लेकिन ऐसे सॉलिड जहाँ जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करेंगे, कैसे नहीं मूव करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन प्रोसेस में, वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब हम जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मेनली हम मेटल्स देखते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्गली डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम की आउटर मोस्ट शेल, दैट इज़ वैलेंस जो शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर मेटल की कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिहेवियर की, हमने देखा था ना कि एक कंडक्टर होता है,
एक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो इन तीनों में कंडक्टेंस का डिफरेंस आया क्यों है, क्यों नहीं आया है, हमें जस्ट वो एक्सप्लेन करना है। ओके, वो एक्सप्लेन करेंगे हम बैंड मॉडल या फिर बैंड थियरी के अकॉर्डिंग। तो अभी सबसे बहुत मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंड थियरी। तो अब हम पढ़ेंगे कि मेटल जो है उसको हम कंडक्टर कब बोलते हैं, मतलब कोई भी मेटल है वो कंडक्टर की तरह कब बिहेव करता है, वो सेमी कंडक्टर की तरह कैसे बिहेव करता है, और इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करता है। ओके, तो जो बॉन्डिंग है मेटल्स के अंदर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है, जो कि मेटल्स के ऊपर अप्लाई होती है, और उसी को हम बोलते हैं बैंड थियरी। इसके नाम से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत सारे। तो जो बेसिस है बैंड थियरी का वो क्या है कि मान लो कोई भी हमारा मेटल लैटिस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना मेटल की, मतलब जो मेटल के एटम्स होते हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो ओवरलैप करती है और बहुत ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेती हैं, जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एनर्जी में, और एनर्जी बैंड्स बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, हम डायग्राम के थ्रू करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स के अंदर दो टाइप के बैंड्स बनते हैं। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि जो हमारा सॉलिड है ना उसके अंदर दो टाइप के बैंड बनेंगे, बैंड मतलब अलग अलग रीजन बनेंगे। एक तो होगा इसके अंदर वैलेंस बैंड, एक होगा इसके अंदर कंडक्शन बैंड। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते अभी समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिलिकॉन की अगर बात कर लेते हैं, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14 एटॉमिक नंबर में अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो कैसे लिखी जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d के अंदर है ही नहीं, तो वो 4 6 6 6 12 13 14, ठीक है, हो गए कंप्लीट। और यहाँ पे 3D जो है वो क्या है हमारी एम्प्टी है। तो इसमें से जो वैलेंस शेल है वो कौन सी होगी, जो बिल्कुल लास्ट वाली शेल है वो क्या होगी, हमारी वैलेंस शेल होगी। ठीक है, तो ये क्या है, वैलेंस शेल है हमारी। ओके, तो जो वैलेंस शेल में हम ये देख सकते हैं, वैलेंस शेल के अंदर ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल तो भरे हुए हैं, लेकिन ये जो d ऑर्बिटल है ना ये खाली है, इसके अंदर 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो भरी हुई जो ऑर्बिटल है, भरी हुई जो ऑर्बिटल होगी वो भारी हो जाएगी, और भारी होके जो भारी होके वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। हल्की चीज़ हम देखते हैं, हल्की चीज़ हवा के अंदर मतलब ऊपर चली जाती है ना, भारी चीज़ नीचे आ जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि जो भरी हुई ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि 3s और 3p हो गई, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये भारी हो जाएंगी और ये नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ से अगर मैं ऑर्बिटल्स को बनाऊँ तो ये वाली है हमारी 3s ऑर्बिटल और ये है हमारी 3p ऑर्बिटल। तो 3s और 3p मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, ये नीचे आ गई है, भारी है, और ये 3d है, यहाँ पे ये बिल्कुल एम्प्टी है, तो ये यहाँ पे ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारी कौन सी है, 3d ऑर्बिटल हो गई। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये जो बीच में, अब देखो क्या हुआ, वैसे तो वैलेंस शेल वैसे ठीक थी, लेकिन हमने क्योंकि बैंड एक्सप्लेन करने क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो हम ये मानेंगे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना वो तो आ गए नीचे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल उसमें किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर नहीं है, उसकी वजह से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक तो ये नीचे वाला पार्ट और एक ये ऊपर वाला पार्ट है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये क्या है, बिल्कुल ये नीचे वाला पार्ट है ये भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, ये जो बैंड है, ये जो रीजन है, ये हिस्सा है, ये बिल्कुल भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से हैवी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वैलेंस बैंड। फिर जो खाली है, जो ऊपर चला गया है, जो एम्प्टी बैंड है, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ओके, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बिल्कुल खाली स्पेस है, ये वाला खाली स्पेस, इसको हम बोलेंगे दिस इज़ फॉरबिडन गैप। ठीक है,
फॉरबिडन गैप, जो ये गैप क्रिएट हुआ है उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया यहाँ से वैलेंस बैंड कैसे बनता है, कंडक्शन बैंड कैसे बनता है। अब हम डायरेक्टली जब भी इन तीनों को, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे ना, क्या होते हैं क्या नहीं होते, हम डायरेक्ट ये डिब्बे से बनाएंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड के लिए अलग बॉक्स और कंडक्शन बैंड के लिए अलग बॉक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक तो है नीचे वाला हमारा वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, और बीच में ये जो खाली स्पेस है, ये जो गैप है, उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ठीक है, तो बैंड थियरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैसे होगा, कैसे डिवाइड करेंगे उसको, सबसे पहले अगर ये मान लेते हैं हमारा वैलेंस बैंड है, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। एक मिनट में इसको नए पेज पे शुरू करूँगी अब। तो अब यहाँ से एक है हमारा कंडक्शन बैंड और एक है यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। तो अगर हम देखें कि वैलेंस बैंड, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये फॉरबिडन गैप है, ये बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ से ये फॉरबिडन गैप है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ये गैप यहाँ से बहुत हाई है जब, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी और हम उनको बोलेंगे दे आर इंसुलेटर्स। ओके, तो इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा फॉरबिडन गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में, और इसीलिए इसको इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कंडक्ट नहीं करते हैं इंसुलेटर्स। और ये भी बता देते हैं कि जो फॉरबिडन गैप है वो कितना होगा, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये तो आपको पता ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। ओके, तो ये हमने इंसुलेटर्स को डिफ़ाइन कर दिया। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स के अंदर ना, ये जो कंडक्शन बैंड होता है और ये जो वैलेंस बैंड होता है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं। यहाँ से ये हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बीच में फॉरबिडन गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो फॉरबिडन गैप है वो क्या है, एब्सोल्युटली ज़ीरो है, और इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ गैप ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आराम से मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड तक, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे कंडक्टर्स। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स की। तो जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो हम ये बोलेंगे कि जो इसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है वो रीज़नेबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होता, इतना कम भी नहीं होता। बट यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि फॉरबिडन गैप जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अब क्या होगा, अगर थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, हम थोड़ी सी हीट अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बॉन्ड के मतलब एनर्जी ले लेंगे और कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर जाएंगे। तो मतलब क्या है, उस टाइम पे जब हम उसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी उनको मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, वो जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसीलिए इन्हें सेमीकंडक्टर बोलते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिस पे ये कंडक्शन शो करते हैं। तो ये थी हमारी बैंड थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं।